खुश आमदीद। चलिए आज एक ऐसे वाक़ये की गहराई में उतरते हैं जिसने पूरी मालियाती दुनिया को हिलाकर रख दिया, यानी सोने और चांदी की मार्केट में $10 ट्रिलियन का क्रैश। तो क्या ये सिर्फ मार्केट का एक आम उतार चढ़ाव था या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश छुपी हुई थी? आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, $10 ट्रिलियन, ये इतनी बड़ी रकम है कि जैसे चीन की पूरी मईशत रातों रात गायब हो जाए। हाल ही में सोने और चांदी की मार्केटों से तकरीबन इतनी ही मालियत का सफाया हो गया। ये सिर्फ एक गिरावट नहीं थी, नहीं, ये एक मालियाती ज़लज़ला था। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि सोना और चांदी, जिन्हें सरमायाकारी की दुनिया में सबसे महफूज पनागा माना जाता है, वो भला इतनी तेज़ी से कैसे डूब सकते हैं? अगर हम रिवायती मार्केट के तज्जियों में इसका जवाब ढूंढेंगे तो वो हमें नहीं मिलेगा। असल कहानी कुछ और ही है। ये समझने के लिए कि आखिर हुआ क्या, हमें पर्दे के पीछे झांकना होगा और इस निज़ाम की बुनियाद में मौजूद एक बहुत बड़ी खामी को देखना होगा, जिसके जरिए इन कीमती धातों की तिजारत होती है। देखिए, मसले की जड़ एक बहुत ही बुनियादी फ़र्क में छुपी है, यानी पेपर गोल्ड और फिजिकल गोल्ड। जब ज़्यादातर लोग सोना खरीदते हैं तो वो असल में सोना नहीं खरीद रहे होते जिसे वो अपनी तिजोरी में रख सकें। वो दरअसल कागजी वादे खरीद रहे होते हैं, जैसे बैंक का कोई सर्टिफिकेट। तो ये पेपर मेटल्स आखिर हैं क्या? बुनियादी तौर पर ये सिर्फ वादे हैं, बैंकों और मालियाती इदारों की तरफ से जारी करदा कागजात जो कहते हैं कि आपके पास सोना है। यानी आपके पास एक कागज तो है जो आपको सोने का मालिक बताता है, लेकिन असल सोना कहीं और पड़ा हुआ है। और यहाँ हमारे माखिज ने एक बहुत ही चौंका देने वाली हकीकत बताई है। बैंकों ने अपने पास मौजूद असल धात से कहीं कहीं ज्यादा सोने और चांदी के कागजी मुआहदे बेच दिए हैं। ये पूरा का पूरा निज़ाम बस इस एक उम्मीद पर चल रहा है कि ज्यादातर खरीदार कभी भी आकर ये नहीं कहेंगे कि हमारा असल सोना हमें दो। तो कागजी वादों का ये पूरा निज़ाम एक टिक टिक करने वाले टाइम बम की तरह था जो टिक टिक कर रहा था। और उसका डेटोनेटर क्या बना? हैरत अंगेज तौर पर वो थी चांदी की कीमत में एक अचानक और बहुत बड़ी तेजी। सिर्फ एक महीने के अंदर चांदी की कीमत में 40% का गैर मामूली इजाफा हुआ। इसने बड़े बड़े मालियाती इदारों पर जबरदस्त दबाव डाल दिया। कीमत में इस इजाफे ने पूरे मालियाती निज़ाम में आप कह सकते हैं खतरे की घंटियां बजा दीं। इदारे दिवालिया होने के दहाने पर पहुंच गए क्योंकि उनके पास इतनी हकीकी चांदी थी ही नहीं जितनी उन्होंने बेचने का वादा किया था। यहाँ तक कि लंदन मेटल एक्सचेंज और शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज जैसी बड़ी मार्केटों ने भी वार्निंग जारी कर दी कि ये निज़ाम किसी भी वक्त बैठ सकता है। इस तज्जिए के मुताबिक ये क्रैश सिर्फ धातों के बारे में था ही नहीं, बल्कि ये किसी बहुत बड़ी चीज़ को बचाने के लिए एक दिफाई चाल थी, और वो थी अमेरिकी बॉन्ड मार्केट। देखिए, अमेरिकी हुकूमत पर एक पहाड़ जितना कर्ज है जिसे उसे हर साल रोल ओवर करना पड़ता है। मतलब इसे अपने बॉन्ड्स के लिए मुसलसल नए खरीदार तलाश करने होते हैं, और इस साल ये रकम $12 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। अब जरा एक सरमाएकार के नुक्ता नज़र से सोचिए। एक तरफ सोना है जो 30 से 40% तक मुनाफा दे रहा है, और दूसरी तरफ सरकारी बॉन्ड्स हैं जो बमुश्किल चंद फीसद दे रहे हैं। इंतखाब बिल्कुल वाज़ेह था, और यही बात अमरीकी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई थी। तो इस तज्जिए के मुताबिक बॉन्ड मार्केट को बचाने का एक ही तरीका था, सोने की साख्त पर हमला किया जाए। एक मंसूबा बनाया गया कि सोने की कीमतों को जानबूझकर गिराया जाए ताकि वो एक गैर मुस्तहकम और ख़तरनाक सरमायाकारी लगे, और सरमायाकार डर कर वापस महफूज सरकारी बॉन्ड्स की तरफ भागें। तो सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर ये क्रैश करवाया कैसे गया? हमारे माखिज ने इसकी एक जानी पहचानी हिकमत अमली की वजाहत की है। ये किसी मालियाती डकैती के मंसूबे से कम नहीं था। पहला कदम, खामोशी से हकीकी धात जमा करना शुरू कर दो। दूसरा कदम, कीमतों को बढ़ने दो ताकि आम लोग लालच में आकर पैसा लगाएं। और फिर तीसरा कदम, जब मार्केट जोश से भर जाए तो ऐन सही वक्त पर मार्केट में फ़रोख्त के इतने ऑर्डर्स डालो कि कीमतें धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरें। और ये सिर्फ एक मार्केट की चाल नहीं थी, बल्कि ये एक मालियाती जंग थी। एक तरफ चीन और दूसरे मशरकी ममालिक हैं जो हकीकी धात जमा कर रही हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं तो वो जीतते हैं। दूसरी तरफ मगरिब है जो कागजी मार्केटों पर इन्हिसार करता है,
جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو ان کا پورا نظام خطرے میں پڑ جاتا ہے، تو انہیں اپنا نظام بچانے کے لیے قیمتوں کو گرانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ تجزیہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ کریش مارکیٹ کی عام قوتوں کا نتیجہ نہیں تھا، یہ کوئی تکنیکی گراوٹ نہیں تھی، نہ ہی اس کا تعلق بنیادی اصولوں سے تھا، بلکہ یہ بانڈ مارکیٹ کی حفاظت، حقیقی دھات کی ڈیلیوری کے مطالبے کو روکنے اور کاغذی مالیاتی نظام کو بچانے کے لیے ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجک مداخلت تھی۔ اس پورے واقعے سے سب سے اہم سبق یہ نہیں ملتا کہ نظام ٹوٹ گیا ہے، بلکہ یہ کہ اس کی بنیادی کمزوری سب کے سامنے بے نقاب ہو گئی ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری اور کافی پریشان کن خیال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اصل خطرہ سونے کی قیمت کا گرنا نہیں ہے، اصل خطرہ تو وہ دن ہے جب لوگ ان کاغذی وعدوں پر یقین کرنا چھوڑ دیں گے اور کہیں گے ہمارا اصل سونا ہمیں دو۔ اس دن کیا ہوگا؟ خوش آمدید۔ چلیے آج ایک ایسے واقعے کی گہرائی میں اترتے ہیں جس نے پوری مالیاتی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، یعنی سونے اور چاندی کی مارکیٹ میں $10 ٹریلین کا کریش۔ تو کیا یہ صرف مارکیٹ کا ایک عام اتار چڑھاؤ تھا یا پھر اس کے پیچھے کوئی سوچی سمجھی سازش چھپی ہوئی تھی؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، $10 ٹریلین، یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ جیسے چین کی پوری معیشت راتوں رات غائب ہو جائے۔ حال ہی میں سونے اور چاندی کی مارکیٹوں سے تقریباً اتنی ہی مالیت کا صفایا ہو گیا۔ یہ صرف ایک گراوٹ نہیں تھی، نہیں، یہ ایک مالیاتی زلزلہ تھا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سونا اور چاندی، جنہیں سرمایہ کاری کی دنیا میں سب سے محفوظ پناہگاہ مانا جاتا ہے، وہ بھلا اتنی تیزی سے کیسے ڈوب سکتے ہیں؟ اگر ہم روایتی مارکیٹ کے تجزیوں میں اس کا جواب ڈھونڈیں گے تو وہ ہمیں نہیں ملے گا۔ اصل کہانی کچھ اور ہی ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ آخر ہوا کیا، ہمیں پردے کے پیچھے جھانکنا ہوگا اور اس نظام کی بنیاد میں موجود ایک بہت بڑی خامی کو دیکھنا ہوگا جس کے ذریعے ان قیمتی دھاتوں کی تجارت ہوتی ہے۔ دیکھیے، مسئلے کی جڑ ایک بہت ہی بنیادی فرق میں چھپی ہے، یعنی پیپر گولڈ اور فزیکل گولڈ۔ جب زیادہ تر لوگ سونا خریدتا ہے